हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो आपकी नोरसेट एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम हो उससे पहले एक बार देखें। इस वीडियो के अंदर जो भी जितना भी बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी एक जगह लाई गई है और उसके ऊपर वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें ज़्यादा कुछ लेक्चर नहीं दिया गया है, ना ही कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लेकिन जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको एक जगह नहीं मिलेगी। वो सारी चीज़ें एक जगह करके लाई गई है और इसमें सब कुछ इस वीडियो के अंदर जितना भी मेन इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें थी वो सारी इस वीडियो के अंदर लाई गई है, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये वीडियो आप एक बार ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये पहली इमेज है, इसके अंदर टाइप्स ऑफ बन्स के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ बन, कितने टाइप्स के होते हैं बन्स, तो हम उसको डिग्री के अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं और डीपनेस के अकॉर्डिंग भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री के अब हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं। अब डिग्री की बात करें तो डिग्री में पहला है फर्स्ट डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है? अच्छा, इससे पहले मैं आपको स्किन की लेयर बता दूं। स्किन की लेयर, जो मेन लेयर होती है वो होती है पहले एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस, और इसके बाद में आपको मसल्स, बोन, ये सब देखने को मिल जाएगा। तो पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी सबक्यूट हो गई, चौथी में हम मसल्स, बोन को इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम बर्न्स को पढ़ेंगे। तो अगर फर्स्ट डिग्री की बात करें तो डिग्री के अकॉर्डिंग बात करें फर्स्ट डिग्री, तो फर्स्ट डिग्री को ही डीपनेस के अकॉर्डिंग सुपरफिशियल बर्न बोलते हैं। सुपरफिशियल बर्न डिग्री के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट डिग्री हो गया और फर्स्ट डिग्री को ही हम सुपरफिशियल बर्न बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फर्स्ट डिग्री है मतलब पहली लेयर की बात कर रहे हैं हम। यहां से याद रख लो कि फर्स्ट डिग्री है मतलब पहली लेयर की बात कर रहे हैं। एपिडर्मिस, इसमें सिर्फ एपिडर्मिस इंक्लूड होगी और इसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होगा, पेनफुल रहेगा। लेकिन ये इसमें आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पेनफुल रहेगा, पेन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी और ब्लिस्टर नहीं मिलेंगे आपको। ये स्किन में ब्लिस्टर नहीं मिलेंगे। ये हो गया फर्स्ट डिग्री या फिर सुपरफिशियल बर्न। फिर हम बात करें सेकंड डिग्री। अब सेकंड डिग्री को, ये डिग्री के हिसाब से सेकंड डिग्री में क्या आएगा, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन इसको हम अगर डीपनेस के अकॉर्डिंग देखें तो ये दो टाइप का होता है। हम इसका सेकंड डिग्री का दूसरा नाम बोल सकते हैं पार्शियल बर्न। पार्शियल बर्न, अब पार्शियल बर्न भी दो टाइप का हो जाता है, एक तो सुपरफिशियल पार्शियल और दूसरा डीप पार्शियल। इस तरह से ये दो टाइप का होता है। अब सुपरफिशियल पार्शियल में क्या होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इंक्लूड होती हैं, लेकिन जो नर्व एंडिंग्स हैं उनको कोई डैमेज नहीं होता, इसलिए ये पेनफुल रहता है, ये पेनफुल रहेगा। और डीप में क्या होता है, नर्व एंडिंग भी इसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये पेनलेस रहेगा। ये इनमें डिफरेंस होता है। तो सेकंड डिग्री की बात करें तो ये पेनफुल भी हो सकता है और पेनलेस भी हो सकता है, लेकिन ये दो टाइप का होता है, पार्शियल, सुपरफिशियल पार्शियल और डीप पार्शियल। सुपरफिशियल पार्शियल में पेनफुल रहेगा और डीप पार्शियल में पेनलेस रहेगा। फिर हम थर्ड डिग्री की बात करें तो थर्ड डिग्री में सबक्यूट इन्वॉल्व हो जाती है। एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूट ये तीनों इन्वॉल्व हो जाती है और इसको हम फुल थिकनेस बर्न भी बोलते हैं। फुल थिकनेस बर्न, फुल थिकनेस बर्न भी बोलते हैं। इसके अंदर ये तीनों डैमेज हो जाती है और ये पेनलेस रहता है, पेनलेस रहेगा। और फिर कुछ जगह पे आपको 4 डिग्री भी देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर 4 डिग्री में क्या होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूट और मसल, बोन, ये सब इसमें इंक्लूड हो जाएगा। अगर ये सब बर्न हो चुका है तो ये 4 डिग्री में इंक्लूड होगा। इस तरह से ये बर्न्स के जो टाइप हैं आपको शॉर्ट में समझाया गया है। फिर हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। फिर हम नेक्स्ट पिक्चर में बात करते हैं स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर। अब हमने दोनों पिक्चर को एक साथ किया क्योंकि कंफ्यूजन होता है बर्न में और प्रेशर अल्सर की स्टेजेस में, और इसमें टाइप्स में इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो इसमें बात करें कि स्टेज 4 होती हैं। पहली स्टेज
की बात करें तो पहली स्टेज में आपको नॉन ब्लेंचिंग एरिथमा विद इंटैक्ट एपिडर्मिस आपको देखने को मिलेगा। नॉन ब्लेंचिंग यानी जो ब्लेंचिंग स्किन, नॉन ब्लेंचिंग और ब्लेंचिंग का मतलब ये है कि अगर कोई स्किन के ऊपर हम प्रेस करेंगे तो वहां से कुछ देर के लिए व्हाइटिश हो जाता है जैसे हम प्रेस करते हैं, लेकिन उसको छोड़ते ही नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। अगर वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया तो उसको नॉन ब्लेंचिंग स्किन बोलेंगे, अगर वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आया तो वो ब्लेंचिंग कहलाता है। तो इस तरह से नॉन ब्लेंचिंग एरिथमा होगा विद इंटैक्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को कोई नुकसान नहीं रहेगा। इस तरह से आपको देखने को थोड़ा सा रेडनेस आपको देखने को मिलेगा। फिर अगर स्टेज सेकंड की बात करें तो इसमें पार्शियल थिकनेस अल्सर इन्वॉल्विंग एपिडर्मिस एंड डर्मिस, स्टेज सेकंड है तो इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों इन्वॉल्व हो जाएगी। पार्शियल थिकनेस अल्सर इन्वॉल्विंग एपिडर्मिस एंड डर्मिस, ये दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर हम स्टेज 3 की बात करें तो इसमें फुल थिकनेस अल्सर भी बोल सकते हैं, एक्सटेंडिंग थ्रू डर्मिस इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब ये देखो स्टेजेस के अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ एपिडर्मिस था, इसमें स्टेज 1 में एपिडर्मिस ओनली था, स्टेज 2 में एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों थी, और स्टेज 3 में एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूट ये तीनों लेयर इन्वॉल्व हो गई है। स्टेज 4 की बात करें तो इसको डीप टिश्यू डिस्ट्रक्शन एक्सटेंडिंग थ्रू फेशिया एंड में इन्वॉल्व मसल्स एंड बोन टेंडन। ये देखो स्टेज वो प्रेशर अल्सर, यही वही स्किन वाला है, आपको ध्यान में रखना है। एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूट और मसल्स एंड बोन। पहली स्टेज में एपिडर्मिस तक रहेगा, दूसरी स्टेज में डर्मिस इन्वॉल्व हो जाएगी, तीसरी स्टेज में सबक्यूट इन्वॉल्व हो जाएगी और चौथी में मसल्स एंड बोन इन्वॉल्व हो जाएंगे। इस तरह से ये स्टेज भी इसकी क्लियर होती है। इसमें ये हमने प्रेशर अल्सर की स्टेजेस पढ़ी, शॉर्ट में पिक्चर से आप समझ भी सकते हो, इस तरह से वो दिखेंगी। फिर हम नेक्स्ट पिक्चर की बात करते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आपसे ट्राइएज के बारे में डिस्कस किया गया है। ट्राइएज एक इमरजेंसी कोड्स होते हैं हॉस्पिटल में, इमरजेंसी हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल से बाहर, ये एक कोई भी अगर ट्रोमा या एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उस जगह पे हम लेबलिंग करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि एक बैंड बांधते हैं हाथ में कलर के अकॉर्डिंग, और उससे हम देखते हैं कि किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको बाद में देखना है, कौन सा इमरजेंसी है, इस तरह से हम देखते हैं। तो रेड कलर के लिए हम बात करें तो रेड कलर मैक्सिमम प्रायोरिटी होगी। पेशेंट हु रिक्वायर इमीडिएट लाइफ सेविंग इंटरवेंशन, ऐसे पेशेंट जिनको लाइफ सेविंग इंटरवेंशन बहुत ही जल्दी से जल्दी चाहिए होता है उसको हम रेड लेबलिंग करेंगे या फिर रेड बैंड बांधेंगे। फिर दूसरा है येलो, येलो किसके लिए है? पेशेंट हु रिक्वायर ट्रीटमेंट इन द फर्स्ट 24 आवर, उसको फर्स्ट 24 आवर के अंदर हमें ट्रीटमेंट देना होता है, ऐसे पेशेंट को हम येलो बैंड बांधेंगे। फिर अगर ग्रीन की बात करें तो ग्रीन बैंड किसे बांधेंगे? एम्बुलेटरी पेशेंट हु रिक्वायर फर्स्ट एड, एम्बुलेटरी पेशेंट ऐसे पेशेंट जो एम्बुलेटरी है, चल सकते हैं लेकिन उनको सिर्फ फर्स्ट एड की रिक्वायर है, उनको हम ग्रीन बांधेंगे। फिर लास्ट में है ब्लैक, ब्लैक कलर का किसे बांधेंगे? इसको लास्ट प्रायोरिटी देंगे सबसे ज्यादा, और किसके लिए होता है ये? डेड या फिर मोरिबोन, मतलब जिसको बचाया नहीं जा सके, ऐसे पेशेंट को हम ब्लैक बांधेंगे। ये ट्राइएज की पिक्चर से आपने ये समझा। अब हम नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इमेज में आपसे ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम की बात की गई है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें नेजल कैनुला की। नेजल कैनुला में 1 to 6 लीटर तक हम फ्लो दे सकते हैं और इसका कंसंट्रेशन 25 to 40% होता है। ये नेजल कैनुला से हम दे सकते हैं, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन कि नेजल कैनुला से कितनी दे सकते हैं, तो 1 to 6 लीटर, 1 to 6 लीटर पर मिनट हम दे सकते हैं। फिर हम बात करें फेस मास्क की, तो फेस मास्क की बात करें तो इसमें हम 5 to 10 लीटर पर मिनट दे सकते हैं, और इसमें जो FiO2 सैचुरेशन कंसंट्रेशन की बात करें तो वो रहती है 40 to 60, ये फेस मास्क की है। फिर हम बात करते हैं फेस टेंट। फेस टेंट की बात करेंगे तो फेस टेंट में हम 10 से 15 लीटर पर मिनट दे सकते हैं, और इसमें जो कंसंट्रेशन रहती है तो वो 40% की अप्रोक्स रहती है। फिर हम बात करते हैं वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क में हम 2 to 15 लीटर तक दे सकते हैं। इसके कलर कोडिंग की हम आगे बात करेंगे, ये कलर कोडिंग के हिसाब से रहता है, और इसमें जो कंसंट्रेशन है वो 24 to 60% तक रहती है।
फिर हम बात करते हैं नॉन रिब्रीदर मास। नॉन रिब्रीदर मास में हम 10 से 15 लीटर तक दे सकते हैं और इसकी सेचुरेशन कंसंट्रेशन है वो 80 से 95% तक रहती है। फिर हम बात करें हाई फ्लो नेजल कैनुला, इसकी हम बात करें तो इसमें हम 60 लीटर पर मिनट तक दे सकते हैं और इसमें जो कंसंट्रेशन है वो 21 to 100% रहती है। इसको हम डायरेक्ट ऑक्सीजन पोर्ट से नहीं कनेक्ट करते हैं, कोई डिवाइस की हेल्प से हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने वही चीजें रखी हुई है। अगर हम जो वेंचुरी मास की बात करें, वेंचुरी मास में हम 2 से 15 लीटर तक दे सकते हैं, लेकिन इसमें देखो अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे ये देखो ये ग्रीन कलर का है, इस तरह से ये सब में अलग अलग कलर के होते हैं। अगर ब्लू कलर का है, देखो ब्लू से स्टार्ट होता है, ब्लू, व्हाइट, BWO, येलो, रेड, ग्रीन, ये रहता है। देखो अब ब्लू की बात करें तो ब्लू से 2 to 4 लीटर तक दे सकते हैं, उसमें 24% कंसंट्रेशन रहती है। फिर व्हाइट की बात करें तो 4 to 6 लीटर पर मिनट तक दे सकते हैं और इसकी 28% कंसंट्रेशन रहती है। और ऑरेंज की बात करें तो 6 to 8 लीटर पर मिनट तक दे सकते हैं और 31% इसमें कंसंट्रेशन रहती है। येलो अडेप्टर की बात करें तो 8 to 10 लीटर पर मिनट रहती है और 35% तक इसमें कंसंट्रेशन रहती है। और रेड अडेप्टर की बात करें तो 10 to 12 लीटर पर मिनट रहती है और 40% तक इसकी कंसंट्रेशन रहती है। फिर ग्रीन अडेप्टर की बात करें तो 12 से 15 लीटर पर मिनट रहती है और 55 to 60% इसमें कंसंट्रेशन रहती है। ये इसमें वेंचुरी मास के कलर कोडिंग के हिसाब से हो गया। फिर हम नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आपका टॉपिक है ड्रग टू बी कंटिन्यूड ऑन द डे ऑफ सर्जरी। सर्जरी के टाइम कौन कौन सी ड्रग्स आपको चालू रखनी चाहिए, तो इसके लिए आपकी एक ट्रिक है, सी कांट स्टॉप। सी कांट स्टॉप। एस फॉर स्टीरोइड, एच फॉर HIV ड्रग्स, ई फॉर एपिलेप्सी ड्रग्स, एपिलेप्सी ड्रग्स इन द सेंस एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स। फिर सी कांट, CANT, C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, A फॉर ATT और N फॉर NTG नाइट्रोग्लिसराइड, T फॉर थायजाइड। और फिर स्टॉप। स्टॉप S से स्टेटिन, T से थायराइड ड्रग्स, O से OCP प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और P फॉर प्रोप्रेनोलोल बीटा ब्लॉकर ड्रग। ये सब आपको सर्जरी के दिन भी आपको देनी है, ये दवाइयां कभी बंद नहीं होगी। सी कांट स्टॉप, ये दवाई कभी आपको बंद नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में चलते हैं। नेक्स्ट है वेरियस हेल्थ कमिटीज। वेरियस हेल्थ कमिटीज, सबसे पहले है बोर कमिटी, ये 1946 में आई। फिर सेट्टी कमिटीज, ये 1954 में आई। फिर चड्डा कमिटी, ये 1963 में आई। फिर मुदालियर कमिटी, ये 1962 में आई। फिर मुखर्जी कमिटी, ये 1965 में आई। फिर जैन कमिटी, ये 1966 में आई। फिर जुंगलवाला कमिटी, ये 1967 में आई। फिर करतार सिंह कमिटी, ये 1973 में आई। श्रीवास्तव कमिटी, ये 1975 में आई। फिर है रामली गंगा स्वामी कमिटी, ये 1980 में आई। और फिर है हाई पावर नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रोफेशन, ये 1987 और 1989 में आई। फिर बजाज कमिटी, ये 1986 में आई। ये कमिटीज हो गई। फिर नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इमेज में हम देखते हैं ऑटोटॉक्सिक ड्रग। ऑटोटॉक्सिक ड्रग क्या होती है? ऑटो का मतलब पहले, सबसे पहले ऑटो का मतलब देख लो। ऑटो का मतलब होता है ईयर और टॉक्सिक का मतलब जो कि हार्मफुल हो, हार्मफुल। तो ईयर के लिए जो हार्मफुल होती हैं वो ड्रग कौन कौन सी हैं, तो इसके लिए ट्रिक है काल्म ईयर। काल्म ईयर को हम देख लेते हैं। सी फॉर सिस्प्लेटिन एंड कार्बोप्लेटिन, ए फॉर एमिनोग्लाइकोसाइड और एल फॉर लूप डाययूरेटिक, एम फॉर मलेरिया ड्रग क्विनिन, ई फॉर रिथ्रोमाइसिन, ए फॉर एस्पिरिन, आर फॉर रेडमैन सिंड्रोम। ये ऑटोटॉक्सिक ड्रग हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे अबगार स्कोर के बारे में। अबगार स्कोर क्या होता है? अबगार स्कोर जब बेबी बोर्न होता है तो इमीडिएटली 1 and 5 मिनट पे चेक करते हैं। पहले इमीडिएटली चेक करते हैं 1 मिनट में और उसके बाद में 5 मिनट पे चेक करते हैं। ये 2 बार चेक करते हैं। तो
अब इसको कैसे इसमें नंबरिंग करते हैं। हाँ, इसमें नंबरिंग होती है 0 to 10, ये टोटल नंबरिंग होती है। तो अब देखते हैं कैसे हम नंबरिंग करते हैं। तो अब गार स्कोर APGAR, इससे ही हम इसका स्कोर निकालेंगे। तो A फॉर अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब स्किन का कलर, स्किन का कलर ब्लू और पेल है तो हम इसको 0 पॉइंट देंगे। और ब्लू पिंक बॉडी, ब्लू एक्टिविटीज है तो उसको 1 पॉइंट देंगे, और पिंक बॉडी है तो उसको 2 पॉइंट देंगे। फिर हम पल्स के P फॉर पल्स, पल्स की बात करें तो अगर एब्सेंट है तो उसको 0 पॉइंट देंगे, और बिलो 100 बीट्स पर मिनट है तो उसको 1 पॉइंट देंगे, और ओवर 100 बीट्स पर मिनट है तो उसको 2 पॉइंट देंगे। उसी हिसाब से हम ग्राइमेस, G फॉर ग्राइमेस, ग्राइमेस मतलब रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, अगर फ्लोफी है तो उसको 0 देंगे, और मिनिमम रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन तो उसको 1 पॉइंट देंगे, और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन है तो उसको 2 पॉइंट देंगे। फिर A फॉर एक्टिविटी, अगर एक्टिविटी नहीं कर रहा बच्चा तो उसको 0 पॉइंट देंगे। फ्लेक्स्ड आर्म एंड लेग्स हैं तो उसको हम 1 पॉइंट देंगे, और बच्चा पूरा एक्टिव है तो उसको हम 2 पॉइंट देंगे। फिर R फॉर रेस्पिरेशन, अगर एब्सेंट है तो उसको 0 पॉइंट देंगे, और स्लो है, स्लो एंड इरेगुलर है तो उसको 1 पॉइंट देंगे, और वाइग्रस क्राई कर रहा है बच्चा अच्छे से तो उसको हम 2 पॉइंट देंगे। इस तरह से 0 to 10 पॉइंट हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि अगर बेबी का 0 to 3 स्कोर आ रहा है तो बच्चा सीवियरली डिप्रेस्ड है, सीवियरली डिप्रेस्ड है, तो उसको इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। CPR देना पड़ सकता है, इंटूबेशन करना पड़ सकता है, और उसको और भी सपोर्टिव केयर देनी पड़ सकती है। अगर हम देखें कि 4 to 6 अगर स्कोर आ रहा है तो वो मॉडरेट डिप्रेस्ड है, मॉडरेट डिप्रेस्ड है, उसको हम एयरवे क्लियरेंस करेंगे और सक्शनिंग करेंगे। फिर उसके बाद में अगर स्कोर 7 to 10 आ रहा है तो बच्चा एकदम नॉर्मल है, उसको कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अब गार स्कोर की स्लाइड खत्म होती है। हेलो दोस्तों, इस स्लाइड में हम बात करेंगे कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, जो कि कुछ इस प्रकार है। अगर हम बात करें कि टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं तो टोटल क्रोमोसोम के नंबर होते हैं 46, और अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर। अब इसमें से 44 तो ऑटोसोमल होते हैं, और जो 2 क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स को डिनोट करते हैं कि मेल है या फीमेल है, जो कि एक्स और वाई हो सकते हैं। XX हो सकता है, XY भी हो सकता है। अगर XX है तो फीमेल, XY है तो मेल। तो आइए अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ऑटोसोमल डिजीज है, जो कि मतलब ऑटोसोमल जो क्रोमोसोम है उनकी है, ऑटोसोमल मतलब इन 44 की है। और कहाँ पे प्रॉब्लम है इसमें? ट्राइजोमी ऑफ 21। ट्राइजोमी क्या है? देखो, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, ये वर्ड आपने सुने हैं, इसी के अकॉर्डिंग लिया गया है। अब यहाँ पे ट्राई का मतलब है 3, तो इसमें देखो ट्राइजोमी ऑफ 21, जो 21 पेयर है उसमें ट्राइजोमी हो रखी है। एक पेयर में 2 होने चाहिए लेकिन वहां पे 3 क्रोमोसोम हो रखे हैं। तो इसमें टोटल क्रोमोसोम के नंबर देखेंगे तो क्या होगा? 47 हो जाएगी इसमें भी, टोटल 47। कैसे होगा? 45 प्लस XX और XY, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ? जो 21 पेयर है, 21वां पेयर है, उसमें ट्राइजोमी हो रखी है, मतलब उसमें 2 की जगह पे 3 हो रखे हैं। तो ये क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम है। फिर नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। ये किस में होता है? ट्राइजोमी ऑफ 18। एडवर्ड वर्ड लिया गया है एडल्ट से। एडल्ट होती है एज 18 की, आप ऐसे याद कर सकते हैं। एडल्ट की एज क्या हो सकती है? एडवर्ड मतलब एडल्ट, एडल्ट होता है 18। पटाउ सिंड्रोम, ट्राइजोमी ऑफ 13। ये 13 जो क्रोमोसोम, 13 पेयर क्रोमोसोम है उसकी ट्राइजोमी की वजह से होता है। ये भी ऑटोसोमल है, ये भी ऑटोसोमल है। फिर है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सेक्सुअल है, और इसमें क्या होता है? 47 क्रोमोसोम होते हैं। वो कैसे होते हैं? XXY, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। हम बोल सकते हैं कि Y क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है।
इसलिए इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। फिर है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? ये भी सेक्सुअल डिसऑर्डर है। इसमें भी क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो सेक्सुअल में चेंजेस होता है। इसमें क्या होता है, ये देखो, इसमें एक ही क्रोमोसोम है 45 प्लस एक्स, ये 45 टोटल होंगे और एक एक्स रहेगा जिसमें एक्स या वाई क्रोमोसोम एक कम रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम है। फिर है ट्राइसोमी एक्स। ट्राइसोमी एक्स क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। फिर होता है सुपर मेल। सुपर मेल भी सेक्सुअल है, ये भी सेक्सुअल है, इसमें भी एक वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। इसको हम सुपर फीमेल भी बोल सकते हैं, सुपर फीमेल, क्योंकि इसमें फीमेल का एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है और इसमें मेल का वाई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। फिर है क्राइडू-चेट सिंड्रोम। ये ऑटोसोमल है। इसमें क्या होता है, पार्शियल डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 5। जो क्रोमोसोम 5 है उसका पार्शियल डिलीशन हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ पार्ट की अब्सेंस रहती है। फिर है डाइजियोर्स और वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम। ये ऑटोसोमल है। इसमें क्या होता है, माइक्रो डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 22q11, इसमें भी थोड़ा बहुत पार्ट्स का डिलीशन हो जाता है। फिर है प्रेडर विल्लाई सिंड्रोम। ये ऑटोसोमल है। इसमें क्या होता है, डिलीशन ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम 15 क्रोमोसोम है उसमें उसका डिलीशन हो जाता है। फिर है एंजलमैन सिंड्रोम। ये ऑटोसोमल है। इसमें क्या होता है, डिलीशन ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम 15, इसमें भी 15 क्रोमोसोम है उसमें डिलीशन हो जाता है। इसमें पेरेंटल है और इसमें मैटरनल है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये था कुछ डाउन सिंड्रोम के बारे में। नेक्स्ट इमेज में देखते हैं हम डेली फ्लूइड इंगेशन एंड अब्जॉर्प्शन इन जीआईटी। जीआईटी में लेन देन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कितना फ्लूइड आता है और कितना फ्लूइड जाता है। तो हम बात करें कि फूड एंड वाटर के थ्रू 2 लीटर पर डे रिसीव होता है जीआईटी को, और सलाइवा की बात करें तो 1.5 लीटर पर डे सिक्रेशन होता है। फिर हम बात करें गैस्ट्रिक सिक्रेशन की तो 2 लीटर पर डे अप्रोक्स होता है, और बाइल सिक्रेशन की बात करें तो 0.5 लीटर पर डे होता है। पेनक्रियाटिक सिक्रेशन की बात करें तो 1.5 लीटर पर डे होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेशन की बात करें तो 2 लीटर पर डे होता है। इस तरह से टोटल 9.5 लीटर पर डे का तो इंगेशन हो गया, मतलब ये जीआईटी के पास आया है। फिर हम सिक्रेशन की बात करें तो एक्सक्रिएशन की बात करें, जेजुनम से 5.5 लीटर पर डे और इलियम से 2 लीटर पर डे और कोलोन से 1.8 लीटर पर डे ये अब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये टोटल अब्जॉर्प्शन हो जाता है, यहाँ से वापिस ब्लड के अंदर चला जाता है। तो ये टोटल कितना हुआ, 9.3 लीटर पर डे। फिर हम बात करें जीआईटी से 200 ml लॉस हो गया, फीसस स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो 9.5 लीटर का इंजेक्शन हुआ, जिसमें से 9.3 लीटर वापस अब्जॉर्प्शन हो गया है, और उसके बाद में 200 ml बाहर लॉस हो गया। इस तरह से ये जीआईटी का फ्लूइड का लेन देन है। इस पिक्चर में देखते हैं हम एम्फाइजीमा वर्सेस क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इसमें क्या डिफरेंस होता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें, एम्फाइजीमा को हम पिंक पफर भी बोलते हैं, एम्फाइजीमा को हम पिंक पफर भी बोलते हैं, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को ब्लू ब्लोटर्स बोलते हैं। अब ये देखिए आगे, यूजुअल प्रेजेंटेशन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड स्कैंट स्पुटम प्रोडक्शन। इसमें देखेंगे हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिलेगी और स्कैंट स्पुटम प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। अगर इसकी बात करें तो क्रोनिक प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा। क्रोनिक मतलब बहुत टाइम से और बहुत ज्यादा उसमें कफ देखने को मिलेगा। प्रोडक्टिव कफ होगा, यानी उसके साथ में स्पुटम भी देखने को मिलेगा। फिर हम जनरल अपीयरेंस की बात करें तो एम्फाइजीमा में थिन, समटाइम्स कोएक्टिक विद रोजी स्किन टोन, ये हमें देखने को मिलेगा। और अगर इसकी बात करें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ऑफन ओवरवेट ओबेज, ओवरवेट मिलेगा, ओबेज मिलेगा, और उसमें इससे उल्टा होगा, थिन, समटाइम्स कोएक्टिक विद रोजी स्किन टोन्स। फिर हम बात करें तो एडवेंशियस साउंड, इसमें लेस कॉमन है, उसमें रोसी एंड वीजेस देखने को मिलेगा।
इसमें साउंड्स का ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, जबकि इसमें रोंकाई और वीजेस देखने को मिलेंगे। स्पूटम की बात करें तो इसमें स्कैंटी म्यूकोइड मिलेगा और इसमें कोपियस प्यूरलेंट मिलेगा। कफ की बात करें तो डिस्निया बिफोर कफ लेस प्रोमिनेंट, डिस्निया देखने को मिलेगा कफ से पहले, और इसमें कफ बिफोर डिस्निया और इसमें डिस्निया से पहले कफ देखने को मिलेगा। कोर पल्मोनेल, इसमें रेयर एक्सेप्ट एट द लेट स्टेजेस और इसमें मोर प्रोमिनेंट देखने को मिलता है। रेडियोग्राफी फाइंडिंग की बात करें तो हाइपर इन्फ्लेमेटेड लंग्स मिलेगा अपने को, और स्मॉल हार्ट मिलेगा, डायफ्राम लो एंड फ्लैट मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव बंडल पॉकेट्स ऑफ एयर हमें देखने को मिलेगा, बुल्लाई देखने को मिलेगा। और इधर बात करें तो नॉर्मल साइज लंग्स देखने को मिलेगा और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगी मोस्टली राइट, और नॉर्मल शेप डायफ्राम देखने को मिलेगा, डर्टी लंग्स अपीयरेंस देखने को मिलेगा। अदर फाइंडिंग की बात करें तो हमें बैरल चेस्ट एम्फाइजिमा में देखने को मिलेगा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, बैरल चेस्ट हमें एम्फाइजिमा में देखने को मिलेगा। और यूज ऑफ एसेसरी मसल्स इन रेस्पिरेशन में यूज ऑफ जो एसेसरी मसल है उनका यूज करेगा। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में बात करें तो साइनोटिक होगा पेशेंट और पेरिफेरल एडिमा देखने को मिलेगा। इस पिक्चर में हम बात करते हैं ट्यूमर मार्कर के बारे में। ट्यूमर मार्कर अगर हम बात करें कि लंग्स का ट्यूमर मार्कर क्या होता है, लंग कैंसर के लिए कौन सा करते हैं तो CA-125 और CEA, ये दोनों लंग कैंसर के लिए किए जाते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो CA-125, CEA और HER2 ये सब ब्रेस्ट कैंसर के लिए किए जाते हैं। और लीवर कैंसर की बात करें तो AFP, ये ट्यूमर मार्कर लीवर के लिए किया जाता है। और स्टोमक कैंसर की बात करें तो CEA, ये स्टोमक के लिए किया जाता है। और प्रोस्टेट की बात करें तो PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये इसके लिए प्रोस्टेट कैंसर के लिए किया जाता है। फिर हम कोलोन कैंसर की बात करें तो CEA कोलोन कैंसर के लिए किया जाता है। और टेस्टिकुलर कैंसर की बात करें तो AFP और HCG, ये दोनों टेस्टिकुलर कैंसर के लिए किए जाते हैं। और पेनक्रियाटिक कैंसर के लिए CA-125 और CA, ये दोनों पेनक्रियाटिक कैंसर के लिए, इसके बारे में पूछा गया भी है एम्स में। और ओवेरीज कैंसर की बात करें तो CA-125 और CA, ये ओवेरी कैंसर के लिए किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है प्री एक्लेम्सिया ट्रायड। ये क्या होता है, प्री एक्लेम्सिया है, ये वर्ड से ही हमें याद रखना है इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो ये पूछेगा आपसे सीधा, तो आपको ये याद रखना है कि P4 प्रोटीनूरिया, इसमें हमें प्रोटीनूरिया फीचर्स पूछेगा प्री एक्लेम्सिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको सीधा पता होना चाहिए प्रोटीनूरिया और R फॉर राइजिंग बीपी और E फॉर एडिमा देखने को मिलेगा आपको फेस और लिम्स में, फेस प्लस लिम्स, ये आपको एडिमा देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या फीचर देखना, प्री से ही आपको निकाल लेना है, P फॉर प्रोटीनूरिया, R फॉर राइजिंग बीपी, E फॉर एडिमा, ये आपको देखने को मिलेगा। ये प्री एक्लेम्सिया का शॉर्ट में था जो कि आपको याद रखना है। फिर है आईवी कैनुलास की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, को आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा का सीधा, तो आपको देखना है थोड़ा सा ध्यान से। पहला है पर्पल कलर, वॉयलेट कलर का है, 26 गोज का होता है, जिसका फ्लो रेट 13 ml पर मिनट होता है। और एल्डरली और न्यूनेट्स में इसको यूज कर सकते हैं, वैसे मोस्टली प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है। फिर है येलो, मोस्टली यूज होता है बच्चों में, येलो कलर 24 गोज का होता है और 20 ml पर मिनट इसका फ्लो रहता है। वेरी फ्रेजाइल वेन्स, एल्डरली एंड पीडियाट्रिक पेशेंट में मोस्टली यूज होने वाला कैनुला येलो ही है। बाकी आपको ध्यान में रखना, वेरी फ्रेजाइल वेन्स में यूज करते हैं, एल्डरली में यूज करते हैं और पीडियाट्रिक पेशेंट में यूज करते हैं। फिर है ब्लू, ये भी कॉमनली यूज किया जाता है, ब्लू 22 गोज का होता है, जिसका फ्लो 36 ml पर मिनट होता है। ये कीमोथेरेपी वाले पेशेंट में यूज करते हैं, कीमोथेरेपी इन्फ्यूजन के लिए ये यूज करते हैं, और एल्डरली और पीडियाट्रिक्स में भी यूज करते हैं, जिनकी वेन कम दिखती हैं उनमें ये यूज करते हैं, एल्डरली पेशेंट और
पीडियाट्रिक्स में। फिर हम बात करें पिंक वाला, ये तो मोस्ट पॉपुलर है एडल्ट पेशेंट के लिए। ये पिंक कलर गोज इसका 20 होता है और इसकी फ्लो की बात करें तो 60 ml पर मिनट होता है। मल्टीपर्पज आईवी कैनुला इसी को बोलते हैं। ध्यान रखना, मल्टीपर्पज आईवी कैनुला कौन सा होता है? पिंक। फॉर मेडिकेशन एंड हाइड्रेशन, ये जनरली यूज किया जाने वाला है। पिंक सबसे ज्यादा यूज होता है हॉस्पिटल में। फिर है ग्रीन कलर का, 18 गोज का होता है और 90 ml पर मिनट इसका फ्लो होता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मेनली यूज करते हैं। सीधा आपको ध्यान में ये रखना है, अगर बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो कौन सा कैनुला यूज करते हैं, तो आपको सीधा करना है ग्रीन कलर का कैनुला यूज करते हैं और इससे हम लार्ज वॉल्यूम इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं। फिर आता है ग्रे, गोज इसका 16, 180 ml पर मिनट तक हम इससे फ्लूइड दे सकते हैं और मोस्टली ट्रोमा, सर्जरी, लार्ज वॉल्यूम इन्फ्यूजन। अगर ट्रोमा की बात करें, इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आता है तो मोस्टली ग्रे ही लगाते हैं। ट्रोमा में और सर्जरी में ग्रे कलर यूज होता है। फिर है ऑरेंज, 14 का होता है, 240 ml पर मिनट होता है, मैसिव ट्रोमा में यूज करते हैं। ये जनरली यूज होते हुए नहीं देखा है। इमरजेंसी और ट्रोमा में ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में कि ट्रोमा में एक पेशेंट आया है, उसके कौन से कलर का कैनुला आएगा, तो उसका आंसर होगा ग्रे, क्योंकि वहां पे मैसिव इन्फ्यूजन देना होता है और फ्लूइड बहुत ज्यादा देना होता है, इसलिए हमें बीटी भी करना पड़ सकता है, इसलिए हमें ग्रे कलर का ही यूज करते हैं। और जनरली अगर रूटीन में बात करें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कौन सा कैनुला यूज करते हैं, तो ग्रीन कलर का यूज करते हैं। और मल्टीपर्पज आईवी कैनुला की बात करें तो पिंक होता है जो कि 20 नंबर का होता है। ये आपको ध्यान रखना है कुछ एक कैनुला के बारे में। फिर नेक्स्ट अपनी इमेज है, इसके अंदर आपसे बस ये पूछा गया है रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर के बारे में। रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है सेड पुकार, SADPUCKER, ये ई है और इसको आपको याद करने के लिए पुकार बोलना है, सेड पुकार। तो S फॉर सुप्रारीनल ग्लैंड, A फॉर aorta एंड इंफीरियर वेना cava, D फॉर duodenum except first part, P for pancreas, U for ureter, C for colon, K for kidney, E for esophagus, R for rectum। ये सब ऑर्गन रेट्रोपेरिटोनियल होंगे। ये देखो इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें तो आप इसको फिर याद रख सकते हो। ये प्राइमरी कौन कौन सी होगी? किडनी हो गई, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गई, यूरेटर्स हो गया, अरोटा हो गया, इंफीरियर वेना केवा हो गया, रेक्टम हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, एक तो अरोटा मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक ही किडनी, ये आपसे मेनली पूछे जाते हैं। और सेकेंडरी ये ऑर्गन हो गए डुओडेनम, पेनक्रियास, असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, ये सब सेकेंडरी में आ गए। ये थे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, यानी पेरिटोनियम के पीछे कौन कौन से ऑर्गन हैं, वो सब ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन में आ जाएंगे। फिर है लियोपोल्ड मैन्युअर्स, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, हर बार एम्स एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम बात करें कि फर्स्ट फंडल ग्रिप, ये फंडल ग्रिप, फर्स्ट मैन्युअर को फंडल ग्रिप बोलते हैं। फर्स्ट मैन्युअर को हम फंडल ग्रिप बोलते हैं, जो कि फीटल पोल को असेस करने के लिए काम में ली जाती है। ये देखो फीटल पोल की कौन सा पोल है, ये यूज करने के लिए, ये देखने के लिए काम में ली जाती है। फिर है लेटरल ग्रिप, लेटरल ग्रिप को सेकंड मैन्युअर बोलते हैं, ये अम्बिलिकल ग्रिप भी बोलते हैं। टू असेस द फीटल लाई, फीटल लाई को चेक करने के लिए हम लेटरल ग्रिप देखते हैं। फिर है पावलिक ग्रिप, इसको हम सेकंड पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं और ये थर्ड मैन्युअर होता है। टू असेस प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट है उसको देखने के लिए हम पावलिक ग्रिप या फिर सेकंड पेल्विक ग्रिप देखते हैं। फिर है पेल्विक ग्रिप, इसको हम फर्स्ट पेल्विक ग्रिप भी बोलते हैं और ये फोर्थ मैन्युअर होता है। ये एंगेजमेंट देखने के लिए चेक करते हैं कि बच्चा एंगेज हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, ये था कुछ लियोपोल्ड्स के बारे में, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इमेज में देखते हैं हम एंटी हाइपरटेंसिव इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कौन कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव हम दे सकते हैं, तो ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो लावेटालोल इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और इमरजेंसी हाइपरटेंसिव की बात करें तो लावेटालोल आईवी और हाइड्रालेजाइन आईवी दे सकते हैं। और एक्लेम्सिया के ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो MgSO4 होता है।
ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रग्स के बारे में जो कि प्रेगनेंसी के अंदर पूछी जाती है। फिर है ये अपने ब्लड कंपोनेंट। ब्लड कंपोनेंट में कौन सा ब्लड कंपोनेंट कितने टाइम तक रख सकते हैं और कितने टेम्परेचर तक रखना है और उसकी वॉल्यूम क्या होती है, ये आपको याद रखना है, सीधा का सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें वोल ब्लड की। वोल ब्लड की बात करें तो आरबीसी एंड प्लाज्मा को रखते हैं। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट नॉट वायबल आफ्टर 24 आवर। 24 आवर के बाद में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट वायबल नहीं रहते हैं। और फैक्टर 5 एंड 8 सिग्निफिकेंटली डिक्रीज आफ्टर 2 डेज। हेमाटोक्रिट 35% होता है, 450 ml ब्लड होता है इसके अंदर और 63 ml CPDA फर्स्ट एंटीकोगुलेंट भी रहता है। तो टोटल वॉल्यूम की बात करें तो इसकी होती है 550 ml होती है। और इसको स्टोरेज की बात करें तो 35 डेज तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेचर होना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस। फिर हम बात करें रेड सेल्स की बात करें तो इसमें हम आरबीसी विद अबाउट 25 ml ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी विद 25 ml ऑफ प्लाज्मा एंड 100 ml ऑफ सलाइन एंड एडिटिव सॉल्यूशन एडेनिन मैनिटोल हेमाटोक्रिट 60% के साथ में ये रहता है। और इसकी टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 340 ml इसकी वॉल्यूम रहती है। उसको 42 डेज तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फिर प्लेटलेट कंसंट्रेट की बात करें तो प्लेटलेट होती, इसमें प्लेटलेट रहती हैं 5.5 इंटू 10 की पावर 10 इतनी प्लेटलेट रहती हैं। और सम डब्ल्यूबीसी 50 ml ऑफ प्लाज्मा एंड फ्यू आरबीसी, इसमें कुछ थोड़ी बहुत आरबीसी रहती है जिसका हेमाटोक्रिट हम देखेंगे तो लेस देन 0.005 रहता है। और टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 50 ml होता है। और अगर स्टोरेज की बात करें तो हम 5 डेज तक इसको स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। प्लेटलेट फ्रेसेस की बात करें तो इसमें प्लेटलेट रहती है 3.5 इंटू 10 की पावर 11। और इसके टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 300 ml इसकी वॉल्यूम रहती है। और 5 डेज तक हम स्टोर रख सकते हैं। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। अगर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एफएफपी की बात करें तो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन रहती है, ऑल कोगुलेशन फैक्टर रहते हैं। इसके टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 225 ml रहती है। और इसको हम 1 ईयर तक स्टोर करके रख सकते हैं। टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। अगर क्रायो प्रेसिपिटेट की बात करें तो इसमें 150 mg फिब्रिनोजेन एंड 80 यूनिट ऑफ फैक्टर 8 नॉन विल्ब्रांड फैक्टर 13 फाइब्रोनेक्टिन एंड ADAMTS 13 इसमें होता है। और 15 ml की वॉल्यूम होती है टोटल इसकी। 1 ईयर तक हम इसको स्टोर रख सकते हैं, लेकिन -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए। इस पिक्चर में हम बात करते हैं मेनिंजाइटिस के साइन के बारे में। तो मेनिंजाइटिस का साइन कैसे याद रखते हैं, एक होता है कर्निंग साइन और एक होता है ब्रुडजिन्स्की साइन। तो कर्निंग साइन में KE आता है, तो उसमें से ध्यान रखना नी का एक्सटेंशन करवाना है। K फॉर नी, E फॉर एक्सटेंशन। तो नी एक्सटेंशन करवाएंगे तो वह पेनफुल होगा, उसमें क्या होगा, पेन होगा। कर्निंग साइन में क्या होता है, KERNING। तो K फॉर नी, E फॉर एक्सटेंशन। नी का एक्सटेंशन करवाते हैं तो वो की पेनफुल होता है, ये कर्निंग साइन होता है। और ब्रुडजिन्स्की साइन में क्या होता है, ब्रुडजिन्स्की साइन में ये देखो इसी वर्ड में N और K इस वर्ड में आ रहे हैं। तो ध्यान रखना कि नेक का जब आप फ्लेक्शन करवाते हो, नेक का जब फ्लेक्शन करवाते हो तो क्या होता है, उससे नी का भी फ्लेक्शन होता है, नी का भी साथ में फ्लेक्शन होता है। ये साइन क्या कहलाता है, ब्रुडजिन्स्की साइन। तो ध्यान रखना कर्निंग साइन में क्या होता है, कर्निंग साइन में नी का एक्सटेंशन करवाते हैं तो पेनफुल होता है। जब नी का एक्सटेंशन करवाएंगे तो वो पेनफुल होगा। और ब्रुडजिन्स्की साइन में क्या होता है, नेक का फ्लेक्शन करवाते हैं तो नी का भी फ्लेक्शन साथ में होगा। ये है मेनिंजाइटिस के दो साइन और डिफरेंस इनमें देख लीजिए जो हमने अभी डिस्कस किए। फिर है इंसुलिन की बात करें तो ह्यूमन इंसुलिन, जो रेगुलर इंसुलिन होती है उसको कैसे हम देते हैं, उसकी डोज के अकॉर्डिंग कैसे क्या देते हैं। अगर किसी का RBS मतलब रैंडम ब्लड ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है वो अगर 150 mg पर DL तक है
तो उसको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। और 150 से 200 mg पर DL है तो हम उसको 4 यूनिट देंगे। और अगर 201 से 250 तक इसके RBS आ रहा है तो हम उसको 8 यूनिट देंगे। और अगर 251 से 300 mg पर DL तक है तो उसको 10 यूनिट देंगे। और 301 से 350 के बीच में है तो उसको 12 यूनिट देंगे। और 350 से ऊपर अगर उसका आ रहा है तो 14 यूनिट तक देंगे। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज 70 से 110 रहता है। ठीक है, ये फास्टिंग का है। और रेंडम की बात करें तो रेंडम 70 से 140 तक ये रेंज रहती है। फिर नेक्स्ट इमेज में हम देखते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में हम देखते हैं। तो उसकी ट्रिक है, इसको हम इससे भी याद कर सकते हैं। और एक ट्रिक और है जो कि है PERIS, पेरिस से भी हम याद कर सकते हैं। P फॉर पायराजिनामाइड, E फॉर इथाम्बुटोल, R फॉर रिफाम्सिन, I फॉर आइसोनियाजिड, S फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये है फर्स्ट लाइन ड्रग। अगर सेकंड लाइन ड्रग की बात करें तो इसकी ट्रिक है KTR का फेस पैक। अब KTR का फेस पैक इसको देखो हम कैसे याद करते हैं। K फॉर कानामाइसिन, T फॉर रिफाबुटिन, KTR इसमें देखो T फॉर है थियासेटाजोन और R फॉर रिफाबुटिन, F फॉर फ्लोरोक्विनोलोन, A फॉर अमिकासिन, C फॉर कैप्रियोमाइसिन, E फॉर इथियोमाइड, PA फॉर पैराअमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड और C फॉर साइक्लोसेरिन। ये इसकी सेकंड लाइन ड्रग है। और ये पेरिस से आप फर्स्ट लाइन ड्रग याद कर सकते हैं। ये इसको ड्रग को याद करने की शॉर्ट में ट्रिक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत बार, प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन के हिसाब से क्या क्या बांटा गया। अब देखो सब सेंटर कहाँ पर हो सकता है। सब सेंटर के लिए प्लेन एरिया में 5000 की पॉपुलेशन चाहिए और हिली और ट्राइबल एरिया में 3000 की पॉपुलेशन चाहिए, तो वहां पे सब सेंटर होगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ पर होगा, जहां पे 30,000 प्लेन एरिया में बात करें तो 30,000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए। और हिली और ट्राइबल एरिया की बात करें तो 20,000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए। और CHC की बात करें, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करें तो प्लेन एरिया में 1,20,000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए और हिली और ट्राइबल एरिया में 80,000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बांटा गया कि कितनी पॉपुलेशन पे कहां पे कौन सा सेंटर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट इमेज में हम देखते हैं वेंचुरी डिवाइस। जो वेंचुरी मास्क होता है, वेंचुरी मास्क, उसके कलर रहते हैं और सब कलर का अलग अलग फ्लो रहता है। तो सबसे पहले है ब्लू में 2 लीटर पर मिनट तक दे सकते हैं और उसकी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की 24% होती है। फिर व्हाइट है, व्हाइट में 28% कंसंट्रेशन होती है और 4 लीटर तक हम देख सकते हैं ऑक्सीजन। ऑरेंज की 6 लीटर तक दे सकते हैं और 31% कंसंट्रेशन रहती है। और येलो में 8 लीटर पर मिनट तक दे सकते हैं और 35% कंसंट्रेशन रहती है। रेड में 10 लीटर तक दे सकते हैं और 40% की इसकी कंसंट्रेशन रहती है। और ग्रीन में 15 लीटर पर मिनट तक दे सकते हैं और 60% इसकी कंसंट्रेशन रहती है। अब हम सर्जिकल ब्लेड्स की बात करें, स्काल्पल भी बोलते हैं इसको, तो इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है। ये देखो आप शेप्स याद भी रखते हैं। 10 नंबर की ये होती है, 11 की होती है, 12 की होती है, 15 की होती है, फिर 20 की होती है, 21, 22, 23 ये होती है। अब याद रखने के लिए 10 में 0 आ रहा है तो आप ऐसे रख रहे हैं। ऐसे अगर शेप होगी कुछ उसकी, ये देखो कुछ 0 जैसा ऐसा शेप बन रहा है तो वो 10 नंबर की होगी। फिर ये देखो इसमें एक बन रहा है ऐसे नुकीला सा, तो ये 11 नंबर की है। याद रखना कुछ ऐसा बनता है। और ये देखो कुछ 2 नंबर जैसी शेप बन रही है तो मतलब ये 12 नंबर की है। देखो 2 नंबर की जैसी शेप बन रही है तो ये 12 नंबर है। और फिर ये 15 नंबर में देखो ये अलग ही शेप बन रही है। ये देखो 15-5 जैसा बन रहा है ना, तो इसमें ये 15 नंबर की है। ये कुछ ब्लेड्स हैं जो मोस्टली पूछी जाती हैं तो उनके आपको याद रखना है।
इस पिक्चर में हम बात करेंगे कुछ डिजीज और उनके वेक्टर्स जो कि कॉजेटिव एजेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो मलेरिया की बात करें तो मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है फीमेल एनोफिलेस, और फाइलरिसिस की बात करें तो होता है कुलेक्स क्विनोफेसिटस या फिर सी फेटिगेंस, ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। डेंगू की बात करें तो एडीज एजिप्टी होता है। कालाजार की बात करें तो सैंड फ्लाई या फिर फ्लेबोटेमस इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। जेई की बात करें तो इसका कुलेक्स ट्राई एनायर हाइनकस, ये इसका कुलेक्स होता है, पॉजिटिव एजेंट इसका होता है कुलेक्स से रिलेट करता है। और ये चिकनगुनिया की बात करें तो एडीज एजिप्टी, ये चिकनगुनिया का पॉजिटिव एजेंट है। नेक्स्ट पिक्चर में बात करें हम कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, कौन कौन सी बोन्स होती हैं, बोन्स की हम बात करेंगे कौन कौन सी इसमें बोन रहती है। तो ये एक ट्रिक है, सी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, इससे हम याद कर सकते हैं। एस फॉर स्केफोइड, एल फॉर ल्यूनेट, टी फॉर ट्राइकेट्रल, पी फॉर पिसिफॉर्म, टी फॉर ट्रेपीजियम, टी फॉर ट्रेपीजॉइड, सी फॉर कैपिटेट, एच फॉर हेमेट, ये सारी कार्पोमेटाकार्पल बोन्स होती हैं। फिर ये देखो, ये इस पिक्चर से आप अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ये क्या है, तो ये राइल्स ट्यूब है। ये ऐसा ही सेक्शन कैथेटर होता है, लेकिन इसके ये देखो ये केप लगी है। ये सेक्शन कैथेटर में केप नहीं होती और यहाँ पे वो खुला रहता है, यहाँ पे ये बंद नहीं होता। ये देखो ये ओपनिंग इसमें अलग से दे रखी है, ये ओपनिंग हो रखी है, ये फीडिंग के लिए ओपनिंग है या सक्शनिंग के लिए ओपनिंग ये फीडिंग के लिए है मोस्टली, लावेज भी करवा सकते हैं इससे। लेकिन अगर इसमें ये ग्रीन कलर का ना होता और डायरेक्ट यहीं पे होल होता और ये ऐसी केप ना होती, ये तो सेम टू सेम ये सक्शन कैथेटर जैसा भी लग सकता था। तो ये है राइस ट्यूब, फीडिंग ट्यूब इसको बोलते हैं। तो ये देखो कलर कोडिंग के हिसाब से होती है, लाइट ग्रीन कलर है 6 नंबर और ब्लू कलर है 8 नंबर, ब्लैक कलर 10 नंबर, व्हाइट 12, ग्रीन कलर 14, डार्क ग्रीन 14, ये डार्क ग्रीन है, ये 14 नंबर की है, इसका गोज 14 है। और फिर ऑरेंज 16 और रेड 18 और येलो 20, ये इसके गोज होते हैं। ये देखो इसको ड्रेनेज पॉट विद लॉक, ये ड्रेनेज पॉट है विद लॉक। ये देखो ये छोटा एक और है, ये इसके ऊपर लगता है पीछे की साइड में और ये इस पे लगता है। उसमें लेंथ मार्किंग करी हुई है, कितनी लेंथ क्या है, इसी के हिसाब से हम इंसर्ट करते हैं। सॉफ्ट किंग रेजिस्टेंस पीवीसी ट्यूब होती है ये, और कलर कोडिंग रहती है ये पूरी इसके अंदर, और ये रेडियो ओपेक लाइन भी होती है, इससे हम एक्सरे में देख सकते हैं। एक्सरे करवाएंगे तो ये अलग से दिख जाएगी उसके अंदर। और ये लेटरल आई बोलते हैं इसको, कुछ इस तरह से ये एनजी ट्यूब होती है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब भी बोलते हैं इसको। फिर नेक्स्ट है, ये है देखो सक्शन कैथेटर, ये वैसा ये इसमें केप नहीं है और यहाँ पे ये अलग से उसमें था ग्रीन कलर का कोडिंग बंद था, वहाँ से ये यहाँ से ओपन रहता है, बाकी ये बंद रहता है। तो ये कलर कोडिंग इस तरह से है, ब्लू 8, ब्लैक 10, ग्रे 12, ग्रीन 14, ऑरेंज 16, रेड 18 और येलो 20, ये इसका गोज रहता है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में ये है फोलिस कैथेटर, ये बैलून होता है आगे, ये इसमें कलर कोडिंग है ग्रीन, येलो, ब्लू, ऑरेंज, ये सब इसमें कलर कोडिंग रहती है। फिर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं और एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया में भी हम विटामिन ए यूज करते हैं। फिर B1 है थायमिन, थायमिन गिवन टू एल्कोहलिक एंड malnourished individual to prevent Wernicke's encephalopathy and Korsakoff psychosis। Wernicke's encephalopathy and Korsakoff psychosis के लिए B1 देते हैं। फिर है नियासिन, नियासिन B3, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया, हाइपरलिपिडेमिया के लिए ट्रीटमेंट के लिए ये यूज लेते हैं। फिर है B6 पायरोडॉक्सिन, ये को एडमिनिस्टर विद आइसोनियाजिड
to reduce its toxicity, peripheral neuropathy and sideroblastic anemia में देते हैं। फिर B9 folate supplementation in pregnant women to reduce risk of neural tube defect as folic acid, और फिर विटामिन सी co-administer with iron to facilitate its administration, विटामिन डी prophylaxis of osteoporosis and osteomalacia, treatment of psoriasis, फिर विटामिन के रिवर्सल एजेंट ऑफ वारफरिन टॉक्सिसिटी गिवन एट बर्थ टू प्रिवेंट हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, कंट्रोल ऑफ कोगुलोपैथी इन लीवर फेलियर। फिर नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉमन कंडीशन इन प्रेगनेंसी। कॉमन कंडीशन इन प्रेगनेंसी में कौन कौन सी ड्रग देते हैं ये देखो। एंटी हाइपरटेंसिव की बात करें तो अल्फा मिथाइल डोपा, लाबेटालोल और हाइड्रालेजाइन इमरजेंसी में ही देते हैं। ये ड्रग तीनों दे सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव। फिर एंटीबायोटिक्स की बात करें तो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। एंटी डायबिटिक्स की बात करें तो इंसुलिन सेफ है, अवॉइड ओरल एंटीबायोटिक्स। ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट नहीं देते हैं, इंसुलिन ही देते हैं जो कि सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। फिर एंटीकोगुलेंट्स की बात करें तो हिपेरिन देते हैं, सेफ रहता है। एनाल्जेसिक की बात करें तो एसिटामिनोफेन सेफ रहता है। और एंटी थायराइड ड्रग्स की बात करें तो प्रोपाइल थियोयूरेसिल प्रोटीन बाउंड दे सकते हैं। फिर एंटी कन्वल्जेंट की बात करें तो ऑल एंटीलेप्टिक्स हैव पोटेंशियल टू कोज माल फॉर्मेशन, कार्बोमेजेपाइन में बी चॉइस, अवॉइड वेल्पोरिक एसिड। वेल्पोरिक एसिड को नहीं देते क्योंकि इसका टेरेटोजेनिक इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज के बारे में बात करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल क्विट रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन में जो एयर हम लेते हैं वो टाइडल वॉल्यूम कहलाती है, जो 500 ml रहती है मेल में और 500 ml फीमेल में रहती है, जो कि हम स्पायरोमेट्री से मेजर कर सकते हैं। IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली ओवर एंड अबव टाइडल इंस्पायर्ड इंस्पिरेशन विद मैक्स एफर्ट, जो कि 3300 ml रहती है और मेल में रहती है, और फीमेल में 1900 ml रहती है। इस पैरामीटर से हम मेजर कर सकते हैं। फिर है ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर्ड फोर्सफुली ओवर एंड अबव टाइडल इंस्पिरेशन मैक्स एफर्ट, जो कि 1000 ml मेल में रहती है और फीमेल में 700 ml रहती है, और इस पैरामीटर से हम मेजर कर सकते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग एट द एंड ऑफ मैक्स एक्सपिरेशन, एंड ऑफ मैक्स एक्सपिरेशन, जो कि 1200 ml मेल में रहती है और 1100 ml फीमेल में रहती है। हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक से हम इसको मेजर कर सकते हैं। फिर है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग एट द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में जो एयर रहती है, जो कि FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होती है, ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम, ये भी हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक से हम मेजर कर सकते हैं। फिर है वाइटल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, VC बराबर IRV प्लस TV प्लस ERV, जो कि हम स्पायरोमेट्री से मेजर कर सकते हैं। फिर है TLC टोटल लंग कैपेसिटी, मैक्सिमम एयर इन द लंग आफ्टर मैक्स इंस्पिरेशन, जो कि 6000 मेल में होती है और 4200 फीमेल में होती है, और हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक से हम इसको मेजर कर सकते हैं। इस पिक्चर में हम बात करेंगे सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में, जो कि देखो इसमें 3 होता है, साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। साइन इन क्या होता है, साइन इन में बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया देने से पहले चेक करना होता है, जैसे पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करना, पेशेंट की साइड चेक करना, PAC हो रखा है नहीं हो रखा, ब्लड अरेंज हो रखा है नहीं हो रखा, ये सब चीज़ें इसमें साइन इन में देख लेते हैं। पहले पेशेंट को कंफर्म करके सब कुछ उसको कंफर्म करके पेशेंट को लेते हैं।
फिर है टाइम आउट। टाइम आउट होता है बिफोर स्किन इंसिजन, इंसिजन से पहले की बातें हैं। इसमें अगेन पेशेंट की साइट, प्रोसीजर और पेशेंट को कंफर्म करा जाता है। सारा जो भी प्रोसीजर होना है वो सब कुछ, कंसेंट वगैरह, ब्लड लॉस के लिए जो भी ब्लड अरेंज हो गया नहीं हो गया, ये सब देख के उसको किया जाता है, कंफर्म किया जाता है। फिर टाइम आउट के बाद में साइन आउट आता है, जो कि बिफोर पेशेंट लीव ओटी से निकलने से पहले की जो भी चीज़ें आएंगी वो साइन आउट के अंदर आएंगी। तो इसमें कंफर्म किया जाता है कि कौन सा प्रोसीजर किया गया है और सारे जो आर्टिकल्स हैं, जो भी जितने इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं वो कंप्लीट वापस हैं, सारी कोई अंदर तो नहीं रह गया, ये सब कुछ कंफर्म करते हैं और फिर बाद में पेशेंट को बाहर भेजते हैं। तो इसमें आपको मोस्टली आपको यही ध्यान रखना, साइन इन में क्या होता है और टाइम आउट में क्या होता है और साइन आउट में क्या होता है। तीन चीज़ें होती हैं, साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट। साइन इन होता है बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया और टाइम आउट होता है बिफोर स्किन इंसिजन और साइन आउट होता है बिफोर पेशेंट लीव्स ओटी। फिर नेक्स्ट पिक्चर में हम बात करते हैं कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट कुछ इस प्रकार है। पहला है सिक टेस्ट, जो कि डिप्थीरिया के लिए करते हैं। विडाल टेस्ट टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड के लिए करते हैं। और लेप्रोमिन स्किन टेस्ट लेप्रोसी के लिए करते हैं। और टॉर्निक्वेट टेस्ट डेंगू फीवर के लिए करते हैं। मॉन्टॉक्स टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते हैं। आर फैक्टर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए करते हैं। वॉशरमैन टेस्ट सिफिलिस के लिए करते हैं। पेप्स टेस्ट कैंसर ऑफ सर्विक्स के लिए करते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जेनाइटल हर्पीज और एड्स के लिए करते हैं। और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से एलिजा, जो कि एलिजा किसके लिए, एड्स के लिए करते हैं। और एमएस या एलिजा टेस्ट कार्सिनोजेनिक डिजीज के लिए हम करते हैं। फिर नेक्स्ट है सुचर्स के बारे में। तो सुचर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ऑब्जर्वेबल होता है और दूसरा नॉन ऑब्जर्वेबल होता है। जो ऑब्जर्वेबल होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक तो नेचुरल और एक सिंथेटिक। नेचुरल्स की बात करें तो होता है कैटगट और क्रोमिक कैटगट। जो कैटगट होता है वो 10 to 20 डेज में अब्जॉर्ब हो जाता है और क्रोमिक कैटगट 20 to 30 डेज में अब्जॉर्ब हो जाता है। और सिंथेटिक की बात करें तो मोनोक्रिल, वाइक्रिल ये होता है और 60 to 90 डेज में डिजोल्व हो जाता है। मोस्टली हम सीबीडी, गोल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में हम यूज़ करते हैं। और फिर है पॉलीडायक्सोन, ये डिजोल्व होता है 180 डेज में। ये एग्जाम्पल याद रखने के, कौन सा किसका एग्जाम्पल और कितने दिन में डिजोल्व होता है। फिर है नॉन ऑब्जर्वेबल, ये दो प्रकार का होता है, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में सिल्क कॉटन का आ जाएगा और सिंथेटिक में आ जाएगा प्रोलीन, जो कि वस्कुलर रिपेयर के लिए काम में लेते हैं। और नायलॉन या एथिलोन, ये जो कि ब्लड वेसल और टेंडन को रिपेयर करने के लिए काम में लेते हैं। और पॉलिस्टर। और फिर सर्जिकल स्टील है, सर्जिकल स्टील जो स्टेनोटोमी वुंड होता है उसको क्लोज करने के लिए काम में लेते हैं। फिर है कार्डिनल मूवमेंट ऑफ हेड इन नॉर्मल लेबर, जो कि एक ट्रिक है, इसे आप याद कर सकते हैं। ये इस तरह से ही रहेगी अरेंज। तो एवरी डिसेंट फीमेल आई चूज टू एंड एम्प्लॉय राइज एक्सट्रीमली। तो आपको एवरी फॉर एंगेजमेंट, डिसेंट फॉर डिसेंट, फीमेल फॉर फ्लेक्शन, आई फॉर इंटरनल रोटेशन, सी फॉर क्राउनिंग, ई फॉर एक्सटेंशन, आर फॉर रेस्टिट्यूशन, ई फॉर एक्सटर्नल रोटेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी प्रोसेस लेबर की होती है। फिर नेक्स्ट है विटामिन, केमिकल नेम एंड डेफिशिएंसी डिजीज। अगर विटामिन ए की बात करें तो ये फेट सोल्यूबल विटामिन हैं, 4 कौन कौन सी हैं, ए, डी, ई और के। ए, डी, ई के फेट सोल्यूबल विटामिन हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, रेटिनल भी बोलते हैं और रेटिनिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और केरेटोमलेशिया होता है। विटामिन डी का दूसरा नाम इर्गोकैल्सिफेरॉल D2 और कोलिकैल्सिफेरॉल D3, ये इनके D2 और D3 दोनों नाम होते हैं। फिर इसके डिजीज की बात करें, डेफिशिएंसी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया में देखने को मिलता है। फिर है विटामिन ए को टोकोफेरॉल बोलते हैं और इसकी कमी से माइल्ड
हीमोलाइटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न इन्फेंट में देखने को मिल सकता है। फिर विटामिन के को K1 और K2 दो होते हैं, K1 को फिल्लोक्विनोन बोलते हैं और K2 को मिनोक्विनोन बोलते हैं, और इसकी कमी से ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखने को मिल सकते हैं। फिर है वाटर सोल्यूबल विटामिन WBC, वाटर, W फॉर वाटर, B और C। फिर B1 को नाम है थायामीन, जिसकी कमी से बेरी होता है। B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, जिसकी कमी से एरिबोफ्लेविनोसिस होता है। और B3 की कमी से नियासिन, B3 का नाम होता है नियासिन या फिर नियासिनामाइड, जिसकी कमी से पेलेग्रा होता है। और B5 को पेंटोथनिक एसिड बोलते हैं, जिसकी कमी से पेरेस्थेसिया होता है। B6 की कमी से, B6 का नाम पायरिडोक्सिन या पायरिडोक्सामाइन या फिर पायरिडोक्सल होता है, इसकी कमी से एनीमिया देखने को मिलता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी देखने को मिलती है। B7 को बायोटिन बोलते हैं, इससे डर्मेटाइटिस होता है। B9 को फोलिक एसिड बोलते हैं या फिर फोलिनिक एसिड बोलते हैं, इससे एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं, इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं और इसकी कमी से स्कर्वी होता है। फिर नेक्स्ट पिक्चर में चलते हैं, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इमरजेंसी ट्रॉमा असेसमेंट में क्या करते हैं। ABCDEFGHI, ये देखो प्राइमरी सर्वे होता है ABC हम देखते हैं। और CPR की बात करें तो CPR में पहले ABC देखते थे, लेकिन अब CAB देखते हैं, कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग, ये देखते हैं। तो अब अगर हम इमरजेंसी ट्रॉमा की बात करें तो ABC देखते हैं, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन। फिर D फॉर डिसेबिलिटी, E फॉर एक्सपोज एंड एग्जामिन, F फॉर फुल सेट ऑफ वाइटल साइन, G फॉर गिव कंफर्ट मेजर्स, H फॉर हिस्ट्री, हेड टू टो एग्जामिनेशन, I फॉर इंस्पेक्ट पोस्टीरियर सरफेस। फिर नेक्स्ट पिक्चर में चलते हैं हम, एल्कोहलिज्म स्क्रीनिंग, जो कि केज फॉर्मूला से होती है। C फॉर कंसर्न बाय द पर्सन दैट देयर इज ए प्रॉब्लम, क्वेश्चन होता है उसका, उससे क्वेश्चन करते हैं, हैव यू एवर फेल्ट दैट यू शुड कट डाउन योर ड्रिंकिंग। फिर A फॉर अपरेंट टू अदर दैट देयर इज ए प्रॉब्लम, क्वेश्चन करते हैं, हैव यू एवर बिकम अनॉयड बाय क्रिटिसिज्म ऑफ योर ड्रिंकिंग। फिर G फॉर ग्रेव कंसिक्वेंस, क्वेश्चन करते हैं, हैव यू एवर फेल्ट गिल्टी अबाउट योर ड्रिंकिंग। फिर E फॉर एविडेंस ऑफ डिपेंडेंस और टॉलरेंट, इससे हम क्वेश्चन करते हैं पेशेंट से या क्लाइंट से, हैव यू एवर हैड ए मॉर्निंग आई ओपनिंग टू गेट रिड ए हैंगओवर, ये केस में क्वेश्चनिंग होती है। फिर नेक्स्ट पिक्चर पे, ये हमने कैनला हमने पहले सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट है इमरजेंसी कोड, ये कुछ इमरजेंसी कोड हैं जो कि हॉस्पिटल में फॉलो किए जाते हैं और ये क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं, ये एक बार पूछा हुआ भी है। कोड ब्लू किसके लिए यूज करते हैं, तो ये मेडिकल इमरजेंसी होती है, हार्ट से रिलेटेड कोड ब्लू यूज करते हैं। फिर कोड रेड है, ये फायर इमरजेंसी में यूज करते हैं। कोड पिंक चाइल्ड अबडक्शन, बच्चा खो जाए तो हम उसको कोड पिंक यूज करते हैं। कोड एम्बर चाइल्ड अबडक्शन और मिसिंग विजिटर, ये विजिटर के लिए है, और कोड पिंक पेशेंट के लिए है। अगर कोई बच्चा खो जाए जो कि विजिटर है, पेशेंट के साथ में है, तो हम कोड एम्बर यूज करेंगे। फिर है कोड वाइट अर्जेंट सिक्योरिटी रिक्वेस्ट। फिर कोड ऑरेंज है हजार्डस मटेरियल्स के लिए है, और कोड ग्रीन है इमरजेंसी ऑपरेशन प्लान एक्टिवेशन। फिर नेक्स्ट हम कुछ फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। एक आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक जो होता है जिसकी ओस्मोलरिटी 250 to 375 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है। और हाइपोटोनिक की बात करें तो ओस्मोलरिटी लेस देन 250 मिली ओस्मोल पर लीटर रहती है। हाइपोटोनिक की बात करें तो मोर देन 375 मिली ओस्मोल पर लीटर रहती है। आइसोटोनिक की जो ओस्मोलरिटी है वो ब्लड के बराबर रहती है।
ब्लड की जितनी ऑस्मोलैरिटी रहती है वो ही आइसोटोनिक फ्लूइड की रहती है, इसीलिए हम इसको आइसोटोनिक बोलते हैं। जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी से कम रहेगा उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी से ज्यादा रहेगा उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अब आइसोटोनिक में क्या क्या आ सकते हैं? इफेक्ट ऑन फ्लूइड कंपार्टमेंट, ये क्या क्या इफेक्ट करता है आइसोटोनिक फ्लूइड? तो नो फ्लूइड शिफ्ट, कोई फ्लूइड शिफ्टिंग नहीं करता है, फ्लूइड की शिफ्टिंग नहीं करता है। वस्कुलर इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम, जो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम है उसको बढ़ाता है। नो चेंज इन इंट्रासेलुलर वॉल्यूम, जो इंट्रासेलुलर वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं करता है। इंडिकेशन कब दे सकते हैं? फ्लूइड रिसस्टिटेशन में दे सकते हैं और मेंटेनेंस थेरेपी में हम आइसोटोनिक दे सकते हैं। रिस्क की बात कर सकते हैं तो हाइपरवोलीमिया हो सकता है और हाइपरक्लोरेमिक एसिडोसिस भी हो सकता है। और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल और कौन कौन से होते हैं, इसके टाइप्स की बात करें तो 9.9% NaCl और RL 5% डेक्सट्रोज, ये सब इसके अंदर आता है। फिर हाइपरटोनिक की बात करें तो जिसकी ऑस्मोलैरिटी 250 से कम होती है उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ये जो फ्लूइड है वो शिफ्ट इंट्रासेलुलर एंड इंटरस्टिशियल स्पेसेस, इसका जो फ्लूइड है वो शिफ्ट होगा, इसके अंदर जो हाइपोटोनिक जो भी फ्लूइड होगा वो इंट्रासेलुलर और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में शिफ्ट हो जाएगा। इंट्रासेलुलर वॉल्यूम को बढ़ाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम को भी बढ़ाएगा, कॉजेज सेल टू स्वेल और सेल को साइज को बढ़ा देगा। फिर रिप्लेस कब यूज करते हैं? रिप्लेसिंग फ्री वाटर डेफिशिएट डीके में यूज करते हैं और हाइपर ऑस्मोलर और हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में भी यूज करते हैं। रिस्क रहती है सेल लाइसिस की रिस्क रहती है, हाइपोवोलीमिया और कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाई आईसीपी। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं देंगे। इसके एग्जाम्पल होते हैं 0.45% NaCl, 0.33% NaCl, 0.2% NaCl और 2.5% डेक्सट्रोज, हाफ डेक्सट्रोज, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोलैरिटी 375 से ज्यादा रहती है, ऐसे फ्लूइड इंट्रासेलुलर स्पेस में शिफ्ट हो सकते हैं, हो जाते हैं और इंट्रासेलुलर फ्लूइड को कम करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को बढ़ाते हैं और कॉजेज सेल टू श्रिंक, सेल को सिकुड़ा देते हैं। और अगर इंडिकेशन की बात करें तो एक्यूट सीवियर हाइपोनेट्रीमिया में यूज कर सकते हैं और सेरेब्रल एडिमा में भी यूज कर सकते हैं। और रिस्क की बात करें तो फ्लूइड ओवरलोड की रिस्क रहती है और पल्मोनरी एडिमा की रिस्क रहती है। इसके एग्जांपल की बात करते हो 3% NaCl, 5% NaCl, 3% NaCl और 5% NaCl के साथ में डेक्सट्रोज वाटर या फिर मोर देन 5% डेक्सट्रोज वाटर इसके एग्जांपल हैं। फिर नेक्स्ट पिक्चर में बात करें तो हमने बस ये देखा है कोलोस्टोमी और ये इलियोस्टोमी और यूरोस्टोमी क्या डिफरेंस होता है। तो कोलोस्टोमी क्या होती है? कोलोस्टोमी फीसेस को बाईपास करती है, किससे? एनल कैनाल से। और इलियोस्टोमी की बात करें तो इलियोस्टोमी क्या करती है? फीसेस को बाईपास करती है, कहां से? लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनल कैनाल से डायरेक्ट बाईपास करती है। ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन तक नहीं जाएगा और उसमें क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन तक जाएगा लेकिन एनल कैनाल में नहीं जाएगा, यहाँ से बाईपास कर दिया तो इसको हमने बोल दिया कोलोस्टोमी। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन में ही नहीं आया तो हमने उसको बोल दिया इलियोस्टोमी। अगर यूरोस्टोमी किसको बोलते हैं? यूरोस्टोमी में क्या होता है? यूरिन बाईपास द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से ही यूरिन को डायरेक्ट बाईपास कर दिया जाता है, मतलब यूरिथ्रा तक यूरिन नहीं पहुंचेगा। ये कोलोस्टोमी, इलियोस्टोमी और यूरोस्टोमी में डिफरेंस था। फिर बात करते हैं कॉमन ड्रग एंटीडोट्स, कुछ एंटीडोट्स के बारे में हम बात करते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का एंटीडोट होता है फिजियोस्टिग्माइन 0.5 to 2 mg IV इसकी डोज होती है। फिर है एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेज, इसकी एंटीडोट है एट्रोपिन 0.5 mg। फिर है बेंजोडाइजेपाइन, इसका एंटीडोट है फ्लूमाजेनिल। फिर बीटा ब्लॉकर का एंटीडोट है ग्लूकागोन और सीसीबी का है कैल्शियम रिप्लेशन। और कार्बन मोनोऑक्साइड का है ऑक्सीजन थेरेपी। साइनाइड का है साइनोकिट और डिजॉक्सिन का है डिजीफेव। लोकल एनेस्थेटिक का है इट्रलिपिड। मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया का है स्टॉप सक्सिनाइल कोलिन और वोलेटाइल एनेस्थेटिक एंड डेंट्रोलिन, इसमें डेंट्रोलिन देते हैं। और फिर है मेथिमोग्लोबिनीमिया
इसका है मिथाइल ब्लू 1 to 2 mg पर kg IV, और फिर ओपोइड्स का है नलेक्जोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, ओपोइड्स का पूछा जाता है एग्जाम में, नलेक्जोन होता है, और एंटीकोलिनर्जिक का पूछा जाता है, और डिजोक्सिन का पूछा जाता है, और बेंजोडाइजेपाइंस, एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेट इसका पूछा जाता है। ये आपको मोस्टली पूछे जाते हैं, बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें येलो बैग और रेड बैग, और फिर हम बात करें इसमें मोस्टली 4 बैग हमें देखने को मिलेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मतलब हॉस्पिटल से जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं, उसके लिए हमने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बैग तैयार किए हैं। तो एक होता है येलो बैग, एक रेड बैग होता है, एक वाइट होता है जिसमें सार्प डलते हैं, और एक होता है ब्लू, और एक ये देखो येलो छोटा होता है जिसे वो साइटोटॉक्सिक वेस्ट कंटेनर भी बोलते हैं, जिसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग डलती है। अब देखो येलो में क्या जाएगा, येलो में कोई भी ब्लड हो गया, ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हो गया। अब आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जो भी येलो होता है, येलो हमेशा कार्बलाइज होके उसमें हाइपो डल के और ये इसको इंसिनरेट कर दिया जाता है, वापस काम में नहीं लिया जाता। और रेड बैग में जितने भी हैं वो वापस काम में होता है, उसका रिसाइकलिंग होती है। तो ध्यान में रखना, जितने भी इन्फेक्शियस होंगे एकदम फुली इन्फेक्शियस है बहुत ज़्यादा, वो येलो के अंदर जाएगा। तो इसके अंदर सॉलिड वेस्ट जो भी होगा ऐसा जो हाईली इन्फेक्शियस है वो येलो में जाएगा। और पीपी किट की बात करें तो अगर प्लास्टिक की पीपी किट है तो वो रेड में जाएगी, और गाउन से रिलेटेड गाउन या फिर कॉटन की पीपी किट है तो वो येलो के अंदर जाएगी। मास्क, हेड कैप, शू कवर ये सब येलो में जाएंगे। और रेड की बात करें जितने भी प्लास्टिक मटेरियल हैं वो सब रेड में जाएंगे, जैसे कि बोटल्स हो गया, आईवी सेट हो गया, और सिरिंज हो गई, कैथेटर हो गया, ग्लव्स हो गया, ये सारे रेड में जाएंगे। और फिर वाइट बॉक्स होता है जो कि नॉन पंक्चर होता है, प्लास्टिक का होता है। ये इसके अंदर जितने भी नुकीले हैं, नुकीले पदार्थ जो भी अपने इंस्ट्रूमेंट, ब्लेड्स, नीडल्स जो भी हो गए, सूचर्स जो भी हैं, नीडल, शार्प मटेरियल हैं, वो सारे वाइट के अंदर जाएंगे। अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास ब्लू कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर जाते हैं अलग से। जितने भी ग्लास वाइल्स और एम्पुल सब होते हैं वो सारे उसके अंदर ही जाएंगे। और फिर है साइटोटॉक्सिक वेस्ट कंटेनर, ये येलो के अंदर अलग से इसका साइटोटॉक्सिक का अलग से इस पे लोगो लगा हुआ रहता है। ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, बहुत ही शॉर्ट में है। ये इसका वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन आपको एकदम शॉर्ट में समझाया गया। फिर है वेबर टेस्ट और राइन टेस्ट। वेबर टेस्ट क्या होता है, वाइब्रेटेड ऑन, ये दोनों ही हियरिंग के लिए किए जाते हैं। हियरिंग के लिए किया जाता है, वेबर टेस्ट भी हियरिंग के लिए और राइनी टेस्ट भी हियरिंग के लिए। ये इस जो वेबर टेस्ट है उसमें फोरहेड पे वाइब्रेट किया जाता है, और अगर कोई भी लेसरेशन नहीं है तो नॉर्मल होगा। और राइनी टेस्ट में क्या होता है, ये ईयर के बैक में वाइब्रेशन किए जाते हैं, एक एयर में और एक को बोन के टच करते हुए, रे राइनी टेस्ट है। ये दोनों नॉर्मल डिफरेंस है इनमें। फिर है इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में इवेंट, मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डेज की होती है, और फॉलिकुलर फेज 6 to 13 डेज की होती है, जिसमें एफएसएच सिक्रेशन और एस्ट्रोजन सिक्रेशन होता है। और फिर ओवुलेटरी फेज है, इसमें बोथ एलएच एंड एफएसएच का पीक लेवल रहता है ओवुलेटरी फेज के अंदर। और ल्यूटियल फेज में ल्यूटियल फेज को सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। इसमें कॉपर ल्यूटियम सिक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन, एंडोमेट्रियम थिकनेस एंड यूट्राइन ग्लैंड्स बिकम सिक्रेटरी, ये इसमें देखने को मिलता है। फिर है सीपीआर। सीपीआर रिसस्टिटेशन स्किल, इफ यू आर नॉट ट्रेन, अगर आप ट्रेन नहीं हो तो क्या करना है आपको, सीन सेफ्टी पहले आपको सीन सेफ जगह पे आपको पेशेंट को लेना है, फिर उसका रिस्पॉन्स चेक करना है, उससे पूछना है आर यू ओके। अगर कोई जवाब नहीं आ रहा है तो
हमें पहले EMS को एक्टिवेट करना है, कॉल करना है एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस बुलानी है, फिर हमें CAV फॉर्मूला यूज करना है, C फॉर कंप्रेशन, कंप्रेशन करेंगे, compression push hard and fast recoil at 30 times at least 2 inch and 5 centimeter deep at rate 100 to 120 beats per minute होनी चाहिए। एयरवे की बात करें तो ओपन एयरवे होना चाहिए, यूज हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट टेक्निक। और ब्रीथिंग की बात करें C फॉर कंप्रेशन, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की बात करें तो गिव 2 ब्रीथ ओवर 1 सेकेंड, 2 ब्रीथ देनी है और 1 सेकेंड तक कम से कम होनी चाहिए। एडिक्वेट फॉर चेस्ट राइज, और चेस्ट राइज होना चाहिए उसके अंदर। रिज्यूम चेस्ट कंप्रेशन, और चेस्ट कंप्रेशन को हमें कंटिन्यू रखना है।